जो है वो टूट गया था, थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो रहा था। तो आगे अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अभी जैसे आपने जो है आपका जो धारावाहिक चल रहा है वो है प्रेम पर, एक प्रेम कहानी पर चल रहा है। जी। तो और किन-किन विषयों पर लिखा है? मैंने इसके अलावा 2 2 प्रेम 2 विषयों पे और लिखा है, जिसमें से एक है मोटिवेशनल स्टोरी, जिसमें एक लड़की आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली चाहती है कि पहले वो शादी करे, पढ़ाई-लिखाई तो होती रहती है, नहीं कहते कि शादी कर लो, पढ़ाई-लिखाई तो होती रहेगी। लेकिन लड़की का कहना ये कि नहीं, मैं जिस घर में जाऊँ, वहाँ एक आईएएस अधिकारी बन के जाऊँ, मैं अपने पैरों पे पहले खड़ी हो जाऊँ, फिर शादी करूँ। और इस स्टोरी में एक ये भी है कि वो लड़की थोड़ी वेट है, उसका वेट थोड़ा अधिक है, चश्मा लगाती है, तो लोग उसको सुंदरता में नहीं देखते हैं। थोड़ा मैंने इस विषय पे भी छुआ है। और इसके अलावा जो थर्ड कहानी मैं ज़्यादा लिख नहीं पाई, क्योंकि पढ़ाई की वजह से। वो स्टोरी ऐसी है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे, थोड़ा मिस्ट्री मिस्ट्री बेस है, मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का लगाया है। अब पढ़ाई से फुर्सत मिल जाएगी तो सबसे पहले उसे पूरा करूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे विषय आपने चुने हैं। बिल्कुल, हमारा समाज जो है वो सुंदरता के लिए जो है समाज ने एक अलग पैमाने बनाए हैं, जिससे लड़कियों हुँ, को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। अगर लड़की सुंदर नहीं है तो कहीं न कहीं उसके लिए रिश्ते की बहुत। दिक्कत होती है, और ये जी। बहुत ही अच्छे विषय आपने चुने हैं। तो अदिति, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि परिवार ने आपको कितना सहयोग किया इस सब में? बहुत सहयोग किया, मतलब जितना कहा जाए उतना ही कम है। अभी आज ही मेरा इंटरव्यू था, तो पापा सुबह से लग गए थे, मतलब अच्छा कैसे होना है मुझे बताओ, मैं कर दूँगा। लैपटॉप सही करना या चार्जिंग करना या ज़ूम सेटिंग, ये सब पापा ही। इसके अलावा जब स्टोरी जब लिखते थे, अभी तो मम्मी मेरी थोड़ी बीमार हैं, उन्हें पैरालाइज़ है लास्ट 6 मंथ से। तो जब इसके अलावा स्टोरी लिखते थे तो मेरे घर में नहीं पता था। मम्मी या मेरा भाई जानते थे कि हाँ, कुछ शायरियाँ, कविता लिख रहे थे टूटी-फूटी। उसके बाद जब 2020 में मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया, तो कुकू एफएम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो मैंने ऐसे-ऐसे बात हुई, तो फिर बताया पापा को, तो कहे, "अरे वाह! बहुत अच्छा", मतलब शाबाशी दिए। फिर पूछे कि अच्छा कैसे? अच्छा तुम कहानियाँ लिखती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद धीरे-धीरे फैमिली का सपोर्ट मिलता गया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम आज इतना आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत अच्छी बात है। परिवार को बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि बच्चियों को ज़रूर सपोर्ट करना भी चाहिए। अगर वही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पाएँगी। ये जी, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है कि आपको इतनी सपोर्टिंग फैमिली मिली। तो इसके साथ आपकी कोई ऐसी शायरी जो आप सुनाना चाहें हमारे व्यूअर्स को? जी, ज़रूर। बस मुझे देखना पड़ेगा। मैंने एक छोटी-सी कविता लिखी थी लास्ट लास्ट ईयर, इसी मंथ में, जो कि मेरा बर्थडे मंथ है और मुझे बहुत विशेष लगाव है। मेरे प्रिय मंथ अगस्त, तुम भले रखो मुझे कितना भी व्यस्त, पर इसके बावजूद भी करती हूँ मैं तुमसे बेहद मोहब्बत। सुनो मियाँ अगस्त, जानती हूँ कि तुम्हें चाहने वाले लाखों हैं, पर ज पर जनाब, ये हमेशा याद रखना, उन लाखों में एक मैं भी तुम्हारी आशिक हूँ, जो करती हैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही प्यारी-सी कविता आपने लिखी है। तो आगे अदिति, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जैसे आप पढ़ाई भी करती हैं और आपका कितना अच्छा खासा चल रहा है, कुकू एफएम पर भी है, तो ये सब कैसे मैनेज करती हैं आप? इधर तो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इधर मैं देख रही हूँ कि लास्ट अक्टूबर मंथ से पहले मैं बीएड कर रही हूँ मानीराम कॉलेज, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान से। तो और ये हम लोग का कॉलेज भले प्राइवेट है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज है तो नाम के लिए कॉलेज है, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई बहुत होती है और उसके साथ ही बहुत दौड़ाया जाता है, कभी असाइनमेंट, कभी कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो अक्टूबर में ही मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी, तू मोहब्बत है।
कुछ एपिसोड लिखे, लेकिन उसके बाद एनएसएस शुरू हुआ। एनएसएस खत्म हुआ तो फिर हम लोग की माइक्रो टीचिंग शुरू हो गई। माइक्रो टीचिंग में क्या करना होता कि फाइल लिखनी होती है, उसके लिए कॉलेज आना-जाना। फिर उसके बाद वो खत्म हुआ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो कि मेरा नवंबर-दिसंबर चला। फिर उसके बाद मैम जनवरी से लेके अब तक एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बस यही चल रहा है। इसके पहले मुझे ये मैनेज करना होता था, तो दिन भर पढ़ाई या कॉलेज। ऐसा नहीं था कि जब कॉलेज आते-जाते थे तो स्टोरी बिल्कुल नहीं लिखते थे, ऐसा नहीं था। मुझे जब टाइम मिलता था संडे को पूरा दिन लिखते थे, और कहानी लिखने के लिए जो मैंने बेस्ट टाइम निकाला था वो था मॉर्निंग, क्योंकि कहते हैं सुबह-सुबह दिमाग बहुत ताज़गी रहता है, शब्द अपने आप आते हैं, तो मैं सुबह ही लिखती थी, सुबह 4 बजे उठ के। बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह 4 बजे उठकर इतना अच्छे से करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग काम से निपट के देर रात में लिखते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा है कि आप सुबह-सुबह 4 बजे उठकर लिखती हैं। और माँ सरस्वती आप पर कृपा करे कि आप जो इतनी मेहनत कर रही हैं, आप जो ये साधना कर रही हैं, बिल्कुल सफल हो। तो अब जब आपने ये सब लिखना शुरू किया, तो इसके साथ जी। आपने किन चुनौतियों का सामना चुनौतियाँ मेरे सामने सबसे पहले जो चुनौतियाँ आई मैम, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था 2020 में, यही लॉकडाउन टाइम, तब मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। मतलब पढ़ाने को तो दो 2017 से पढ़ा रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन आया तो वैसा तो है नहीं कि क्लासेस चलेंगी नहीं, तो मैं उस बीच ऑनलाइन क्लास देती थी। तो मेरे सामने सबसे पहली जो चुनौती आई, यही टाइम मैनेजमेंट। मैं स्टोरी लिखूँ कब लिखूँ? क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसा तो है नहीं कि गए, फ़ोन खोले और शुरू हो गए। उनके लिए तैयारी करनी पड़ती थी, होम असाइनमेंट बनाना या जो पढ़ाना उसके लिए प्रिपेयर करना, नोट्स बनाना। तो मैंने सबसे पहले यही देखा टाइम मैनेजमेंट, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है सुबह का जो बेस्ट टाइम है। अब मैंने इसके लिए क्या किया कि यही सबसे अच्छा कि रात में जितना जल्दी खाओ-पियो, सो जाओ। तो मैंने सुबह उठने के साथ मेरे अंदर एक और अच्छी हैबिट आई, डायरी राइटिंग। मुझे अगले दिन क्या करना होता था, मैंने पूरी डायरी, और वो मेरी डायरी भर गई है, भर की पूरी एकदम, मतलब थोड़ी फट भी गई है लिखते-लिखते। तो मुझे सुबह जो करना होता था कि, और मैं अपने पूरे दिन का उसमें ब्यौरा लिखती थी कि ऐसे-ऐसे करना, मुझे ये करना। तो मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया कि मॉर्निंग 4 एएम से लेके 6 एएम तक लिखूँगी, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना, फिर मॉर्निंग वॉक से आना, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करना, फिर उसके बाद बच्चों की क्लास लेना, उसके बाद दोपहर में खाना, फिर शाम को मैं 1-2 घंटा मम्मी के साथ किचन में काम करती थी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है लड़कियों के लिए। बिल्कुल, सब कुछ ही ज़रूरी है और आप ये जो पर्सनल ग्रोथ कर रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो और इसके स इधर हाँ, इधर अभी हाँ। तो नहीं हो पा रहा है स्टोरी, क्योंकि सारा ध्यान अभी फ़ोकस पढ़ाई पे, और जैसे ये हो जाएगा तो फिर मेरा ध्यान वहीं जाएगा। तो आगे के क्या प्लान हैं आप? आगे के प्लान तो बहुत हैं, कुछ प्लान तो मेरे पापा डिसाइड किए हैं, वो नहीं बताएँगे। प्लान्स मेरे यही कि जो अधूरे काम छूटे हुए हैं, मतलब जो स्टोरी है उन्हें उन्हें कंप्लीट करना, क्योंकि रीडर्स बहुत परेशान हैं कि मैम स्टोरी कब आएगी, कब आएगी? वो भी जान रहे हैं मेरी मजबूरी, कि इधर मम्मी की कंडीशन और पढ़ाई की वज़ह से इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी मैम मेरा एक प्रैक्टिकल अभी होना बाकी है। तो इस वजह से स्टोरी, आगे का प्लान यही है कि और अच्छी-अच्छी स्टोरी लिखना, और कुछ सामाजिक मोटिवेशनल, जैसे मैं उसकी स्टोरी तो नहीं रिवील करूँगी, लेकिन इतना ही बताऊँगी, उस स्टोरी का टाइटल चौखट रखा जाएगा, जो फैमिली बैकग्राउंड पे बेस्ड है। इसका सारा फ़ोकस जो होते हैं ना हमारे ओल्ड जनरेशन, जैसे दादा-दादी या माता-पिता, उनके इम्पोर्टेंस, कहते हैं कि आप आप बोलते रहिए वो जी मैम। तो चौखट की मैं थोड़ी-सी स्टोरी रिवील करूँगी कि उसमें मैं ओल्ड, जो हमारी ओल्ड जनरेशन हो जाती है, हम बड़े होते उन्हें भाव नहीं देते हैं। तो थोड़ा उन पे भी फ़ोकस करना है कि वो भी ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें संस्कार कैसे देंगे? हमें कैसे बताएँगे कि
कैसे सामाजिक होना है, क्योंकि बिल्कुल। आजकल का तो युग मोबाइल वाला युग है, मोबाइल जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन। इसके चलते हम अपने वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता को भूल जा रहे हैं। तो मेरा कुछ फ़ोकस यही है कि और अच्छे से स्टोरी लिखना, कुछ बुक पब्लिश कराना, अच्छे पब्लिशर के साथ काम करना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, कुछ प्रकृति से भी मेरा बहुत लगाव है। कुछ मैं चाहती हूँ कि सामाजिक कार्य भी करूँ, जैसे जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो कुछ मैं चाहती हूँ कि जितना मुझसे हो पाए गरीबों की थोड़ी मदद करना, क्योंकि ये संस्कार मेरे पापा से ही आए हैं कि हम जितना मदद करेंगे, भगवान हमें उतना आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो मैं इसके साथ ही ये जानना चाहूँगी कि आप जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, उसको लेकर क्या सोचती हैं? नई पीढ़ी को उसके हुँ, साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए? पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, थोड़ा क्या कहते हैं, ऐज गैप है। वो लगता है कि हम सही हैं और हम नए जनरेशन को लगता है हम सही हैं। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा मॉडर्न हो जाएँ, लेकिन मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम कपड़ों से मॉडर्न हो या अच्छे फ़ोन हो या अच्छे मेकअप हो, इससे मॉडर्न नहीं। हमारी सोच कितनी आधुनिक है, ये मॉडर्न होना चाहिए। कि जैसे सबसे पहले तो ये कि हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। अच्छी एजुकेशन रहेगी तो हमें किसी के सामने डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के सामने दब के रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन ज़रूरी है। मॉडर्न होने का मुझे जहाँ तक लगता है यही मतलब है कि हमारी सोच नई होनी चाहिए, नई सोच, आधुनिक सोच। आधुनिक सोच का मतलब जैसे कि हम थोड़ी पुरानी रीति-रिवाज चले आ रहे हैं जो हमें बाउंड कर रही हैं, उनसे थोड़ा मुक्त होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अच्छे विचार हैं आपके अदिति। अदिति, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर अदिति लेखक ना होती तो क्या होती? तो मैं टीचर होती, वैसे टीचर ही हूँ। हाँ, अध्यापक तो अब आप हैं, बीएड चाहती तो आपने मैं डॉक्टर बनना, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरा बायोलॉजी से दूर-दूर कोई रिलेशन नहीं है। मेरा लिटरेचर से ही बरसों पुराना नाता है। तो अगर लेखक नहीं होते तो शायद टीचर हो जाते या फिर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत अच्छी बात है ये आपकी। और आगे अदिति, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आप और बेहतर कर पाती अगर आपको थोड़ा और सपोर्ट मिलता? आपके लेखन में क्या सुधार कर पाती? उम, मैं कुछ अच्छे अच्छे कुछ क्लास कर लेती। जी। और कुछ अच्छे मतलब क्लास में सीख करके भागते नॉलेज नहीं, अभी बढ़ाती, मैं नीचे भिजवा रही अच्छे हूँ, एक बुक्स ना पढ़ना इंटरव्यू चल चाहती रहा है मेरा हूँ, लैपटॉप पे। हाँ, थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियली सा इंडिपेंडेंट लीजिए होना चाहती हूँ। 5 मिनट। हाँ, 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 5 मुझे बोल लगता रही है हूँ, ठीक है? इतने ही। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्या है जो आप जो है हमारे मतलब व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस सब में आपने क्या सीखा? अच्छा, जब मैं कहानियाँ नहीं लिखती थी तो मेरी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं थी घर में, मैं बिल्कुल आम थी। मुझे लगता है जब मैंने लेखन की दुनिया में कदम रखा तो मुझे मेरे आप में खुद एक बदलाव आया, जो बदलाव मैंने कभी नहीं देखे थे। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, मैं पहले भी उठती थी सुबह, ऐसा नहीं है, लेकिन अब और बदलाव, मेरी सोच सकारात्मक हो गई, सोच आधुनिक हो गई। मुझे अच्छे-अच्छे लोगों के बारे में जानने को मिला, जैसे एक ऑथर हैं दिव्य प्रकाश दुबे, निधि नरवाल, स्वस्तिका राजपूत, इन लोग को मैं फ़ॉलो करती हूँ। इसके अलावा मेरे एक और हैं, मेरे जिन्हें गुरु मैं मानती हूँ, अ, नीलेश मिश्रा जी। अच्छा, नीलेश कहानियाँ मिश्रा। लिखने का मुझे यहाँ से भी ख़्याल आया जब शायद ग्रेजुएशन वगैरह में थी, तो उस समय नहीं होते फ़ोन में रेडियो एफ़एम आते थे, तो उसमें मैं कहानी सुनती थी उनकी, यादों का इडियट बॉक्स, तो यादों का उसमें एडिट जो बॉक्स हम मैंने सबने कहानी सुना सुनी है। थी, एक कप कॉफ़ी, तो वहाँ से
थोड़ा ये भी फिर आया कि चलो कहानी अब लिखना चाहिए, बचपन में तो लिखे थे, फाड़ के फेंक दिए, तुमने बेइज़्ज़ती कर दी। लेकिन अब अपनी जो तुम्हें भगवान ने गिफ्ट दिया, जो तुम्हें कला दी, उसकी बेइज़्ज़ती मत करो वरना ये बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। तब मैंने स थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू किया था, 2020 से पहले भी, तो लेकिन इसके किसी को साथ बताती नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छी बात है और अपने टैलेंट को पहचानना और उस पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हो ना हो वो एक अलग बात, हुँ, कोशिश ना करें ये तो बिल्कुल गलत है। हमें जी। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इसके साथ ही आदिति जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना? व्यूअर्स के लिए मेरा यही संदेश है, सबसे पहले आप स्वयं को पहचानें, क्योंकि अगर स्वयं को नहीं जानेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि दुनिया में आपको कहाँ-कहाँ कदम रखना है, कैसे-कैसे चलना है। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, आपको अपने वास्तविक गुण नहीं मिलेंगे। आप ये नहीं जान पाएँगे कि आपको करना क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब सचिन तेंदुलकर हैं, उन्हें क्रिकेट में जाना था, अगर वो नहीं पहचाने होते अपनी क्वालिटी, तो क्या आज वो इतने महान क्रिकेटर होते? क्या लता मंगेशकर जी हमारे सामने एक इतनी अच्छी गायिका होती? नहीं। तो उन्होंने अपने गुणों को पहचाना तभी ना आज इतने वो महान फ़ेमस हैं। तो हमें अब मैं रीडर से यही कहना चाहूँगी सारे व्यूअर से कि आप स्वयं को पहचानिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके पेरेंट ने कहा नहीं तुम इंजीनियर बनना है तो तुम इंजीनियर ही बनो, डॉक्टर बनना है तो आप जो करना चाहते हैं, जिस फ़ील्ड में आपको लगता है आप बेस्ट दे सकते हैं, आप वो करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अपनी सोच आ सकारात्मक रखनी चाहिए, कभी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। बाकी तो भगवान हैं ही हमारे साथ। बिल्कुल, जो लोग मेहनत करते हैं भगवान उनका साथ ज़रूर देते हैं अदिति, और ये मुझे मेरा बहुत मानना है और मुझे लगता है ऐसा होता भी है। तो अब जो है हम अंत की ओर चल रहे हैं, तो जी, आपके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि मोहब्बत का एक हँसी एहसास हो तुम, हर पल में जाए वो एक ख़ास हो तुम, पूरी उम्र जो याद रहेगा सबको, इस शाम का वो हँसी आगाज़ हो तुम। तो अदिति, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कि सभी को आपकी जो ये यात्रा है इसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने लेखन कार्य शुरू किया, इतने अच्छे आपके फॉलोअर्स और इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। आपने सच में बहुत अच्छा किया है और आपने इतना जो आपने जैसे कि बताया कि आपका समय इस समय आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और उसमें से आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए हम मंच की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अभी जैसे कि विदा लेने का समय आ गया है, तो अब हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद।